सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और टैक्सेशन का आज का टॉपिक क्या है? ग्रेचुइटी। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आता है ग्रेचुइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से, और स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत भी आता रहता है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और ग्रेचुइटी का मतलब क्या होता है, ये स्टार्ट करते हैं क्लास का क्लास। ग्रेचुइटी का मतलब क्या होता है? ग्रेचुइटी इज अ लमसम अमाउंट, एक लमसम अमाउंट है, एक ह्यूज अमाउंट है, जो जनरली कौन पे करता है? किसको? एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को फॉर इज पास्ट सर्विसेज। क्योंकि इतना दिन से एम्प्लॉय ने इतना अच्छा सर्विस दिया ऑर्गेनाइजेशन को, तो एम्प्लॉयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो इन कंसिडरेशन उसका सर्विसेज के बदले में, उसकी सर्विस के बदले में कुछ पेमेंट करे, एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करे। ठीक है, जनरली ग्रेचुइटी का पैसा लोग रिटायरमेंट के बाद लेते हैं जनरली, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आप ले सकते हैं, बट जनरली ग्रेचुइटी का जो अमाउंट होता है इट इज रिसीव्ड आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली इट्स अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ग्रेचुइटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, जहां पे लमसम अमाउंट कौन किसको पे करता है? एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को। तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेचुइटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, सबसे पहला बात क्या है? एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। ग्रेचुइटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। इट इज अ लमसम अमाउंट, लमसम टोटल अमाउंट। ठीक है, एक बड़ा अमाउंट है जो कौन किसको पे करता है? एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को। इन कंसिडरेशन, क्यों पे करता है? कंसिडरेशन मतलब उसके बदले में, फॉर इज पास्ट सर्विसेज। एम्प्लॉय ने इतना दिन से सर्विस दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन को, इतना अच्छा सर्विस दिया है। ठीक है, एम्प्लॉय इतना लॉयल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके सर्विस के कारण जो बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन, उसको काफी ग्रोथ मिला है। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पास्ट सर्विसेज के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है? ग्रेचुइटी का पैसा देता है। ठीक है, व्हेन द एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड, मतलब जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है। जनरली जब एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद टर्मिनेशन का मतलब होता है एट द एंड। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाता है उसके बाद एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी का पैसा मिलता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है, ग्रेचुइटी का जो पैसा मिलता है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ग्रेचुइटी जो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब बिफोर रिटायरमेंट। बेसिकली हम लोग बात करेंगे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? बिफोर रिटायरमेंट। अगर ग्रेचुइटी का पैसा किसी को रिटायरमेंट के पहले मिल गया, तो देखो ग्रेचुइटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, क्योंकि ग्रेचुइटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, और अगर इसका पैसा किसी को भी रिटायरमेंट के पहले मिल जाता है, इसका पैसा किसी को भी रिटायरमेंट के पहले मिल जाता है, तो क्या हो जाता है? फुल्ली टैक्सेबल। वो क्या हो जाता है? फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। ये बात इंपॉर्टेंट है। ग्रेचुइटी का पैसा अगर किसी को भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और दैट इज बिफोर रिटायरमेंट मिलता है, तो क्या रहेगा? फुल्ली टैक्सेबल रहेगा फॉर ऑल एम्प्लॉय। ऑल एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट, सबके लिए फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि ग्रेचुइटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, और अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या रहेगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसके लिए क्या रहेगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर अगर याद है तो लिखना अच्छा बात है, अदरवाइज नहीं लिखना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या रहेगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमको चेक करना पड़ेगा कि वेदर द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। इफ द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो उसको एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10 subsection 10 subsection 2, and if the employee is not covered under the payment of gratuity act, तो उसको exemption मिलता है अंडर सेक्शन 10 subsection 10 subsection 3। तो ये टैक्स ट्रीटमेंट रहता है। अब हम लोग इसके सम्स पे आगे बढ़ते हैं। सो सम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। तो हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बिफोर रिटायरमेंट, अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी का पैसा मिल रहा है, अगर एम्प्लॉय ग्रेचुइटी का पैसा अपना एम्प्लॉयर से ले रहा है, तो वो क्या बन जाता है? फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी का पैसा मिल रहा है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। मतलब जो भी टैक्स ट्रीटमेंट हमको सीखना है, वो सीखना है रिगार्डिंग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी का पैसा मिल रहा है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी दो तरह के एम्प्लॉय रहेंगे, एक एम्प्लॉय जो कवर्ड रहेंगे अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और दूसरे एम्प्लॉय जो नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 10 और मोर देन 10 इंडिविजुअल्स या फिर पर्संस अगर प्रीवियस ईयर में काम कर चुके हैं, एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 10 या फिर 10 से ज्यादा 10 से ज्यादा लोग काम कर चुके हैं साल में, प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन में, ठीक है, या फिर पूरा साल में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड रहेगा अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। उसको बाय डिफॉल्ट उसको ग्रेचुइटी का पेमेंट कंपलसरी रहेगा एम्प्लॉयज के रिस्पेक्ट में। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम लोग काम कर रहे हैं तो कोई कंपल्शन नहीं है एम्प्लॉयर के ऊपर कि उसको ग्रेचुइटी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए एक तरह का टॉपिक आएगा विद द एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट और एक टॉपिक आएगा व्हेन द एम्प्लॉय इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग दे दिया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी इफ द एम्प्लॉय is covered under payment of gratuity act। अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट कैसे होता है। तो एक पर्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा एंड दो अमाउंट का कॉलम। एक पर्टिकुलर्स एंड दो अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ग्रेचुइटी रिसीव्ड। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। कोई भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको ग्रेचुइटी का पैसा रिसीव हो रहा है पोस्ट रिटायरमेंट के बाद एंड ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो सबसे पहले टैक्स स्टेटमेंट क्या रहेगा, सबसे पहले लिख देंगे ग्रेचुइटी रिसीव्ड और ग्रेचुइटी रिसीव्ड का अमाउंट को हम लोग आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देते हैं। इससे हम लोग लेस कर देते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 2 अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 2। तो एग्जेम्पशन हम लोग को याद रखना पड़ेगा, जितना भी एग्जेम्पशन है इनकम टैक्स में वो सारा कवर्ड है अंडर सेक्शन 10। बस हम लोग को सबसेक्शन और सबसेक्शन थोड़ा याद रखना है। तो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्यों आ रहा है, 1 के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो टैक्स ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय हु इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, एंड सच एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन कहाँ मिलेगा, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 2। तो एग्जेम्पशन कितना हो जाएगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एग्जेम्पशन हो जाएगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले नंबर 1 में हम लोग ले लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रेचुइटी, मतलब जितना ग्रेचुइटी का अमाउंट रिसीव हुआ है वो अमाउंट। सपोज ग्रेचुइटी रिसीव हुआ 10 लाख तो ग्रेचुइटी रिसीव में भी 10 लाख लिखना है और अमाउंट रिसीव में भी 10 लाख लिख देना है। सेकंड आ जाता है मैक्सिमम लिमिट, दैट इज स्टैट्यूटरी लिमिट, मतलब एज पर लॉ जो मैक्सिमम लिमिट का एग्जेम्पशन है वो 20 लाख है। करंट सिचुएशन में ये 20 लाख है, ठीक है। तो ग्रेचुइटी जितना भी हम लोग रिसीव करेंगे उसमें मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना क्लेम कर सकता है कोई एम्प्लॉय, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, मैक्सिमम एग्जेम्पशन रहेगा 20 लाख। थर्ड आ जाता है 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी फॉर एवरी completed years of service, completed years of service or part thereof in excess of 6 months और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का मतलब क्या है। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का मतलब क्या है
सपोज कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में 30 इयर्स एंड 9 मंथ्स काम किया है, उसने अपना सर्विस दिया है 30 इयर्स एंड 9 मंथ्स, तो इस कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा? दिस विल बी कंसिडर्ड एज 31 इयर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे 30 इयर्स तो कंप्लीटेड है, 30 इयर्स तो कंप्लीट हो चुका है, 9 मंथ्स जो है, जो ये फ्रैक्शन ऑफ द ईयर है, ये 6 मंथ से ज्यादा है, तो क्योंकि वो 6 मंथ से ज्यादा है तो पूरा ईयर काउंट हो जाएगा। सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 30 इयर्स एंड 7 मंथ्स, अगेन जो फुल कंप्लीटेड ईयर्स है वो 30 इयर्स है, पर ये जो फ्रैक्शनल ईयर है, पार्ट ऑफ द ईयर 7 मंथ्स, ये 6 मंथ्स को एक्सीड कर जा रहा है, इसलिए अगेन 31 इयर्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 30 इयर्स एंड 6 मंथ्स, नाउ दिस इज एग्जैक्ट 6 मंथ्स, यहाँ पे 6 मंथ्स एक्सीड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा ईयर जो हम लोग काउंट करेंगे वो सिर्फ 30 इयर्स रहेगा, क्योंकि क्राइटेरिया ये है कि फॉर एवरी कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, वहीं पे हम लोग ईयर को राउंड ऑफ करेंगे, जहां पे फ्रैक्शन ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर 6 मंथ से ज्यादा है, तब हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे उसको, ठीक है, मतलब उसको हम लोग दूसरा ईयर पूरा काउंट कर लेंगे। 30 इयर्स था, 7 मंथ्स था, तो 31 इयर्स, 30 इयर्स 9 मंथ्स, 31 इयर्स, अगर मान लो 30 इयर्स 11 मंथ्स होता तो भी 31 इयर्स होता, बट अगर 30 इयर्स एंड 4 मंथ्स होता, 30 इयर्स एंड 4 मंथ्स, तो ये जो 30 इयर्स एंड 4 मंथ्स है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज 30 ईयर ओनली। 4 मंथ्स क्योंकि वो फ्रैक्शन 6 महीने से कम है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहला बात तो ये क्लियर कर लिए कि एवरी कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का मतलब क्या है। नेक्स्ट हम लोग को कवर करना है 15 डेज सैलरी। 15 डेज सैलरी का मतलब क्या है? देखो, महीना में 30 दिन होता है, कोई भी मंथ में जनरली 30 दिन होता है, बट 4 दिन छुट्टी रहता है। 4 दिन जनरली क्या होता है? वीक ऑफ रहता है, संडे रहता है, हॉलीडे रहता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि 15 डेज सैलरी जब काउंट करेंगे तो हम लोग फ्रैक्शन लेंगे 15/26। 15/26 कैसे आ रहा है? हम लोग को 15 डेज का सैलरी लेना है और हम लोग मंथ को कंसिडर करेंगे, मंथ कंप्राइजिंग ऑफ 26 डेज ओनली। महीना में 30 दिन होता है, बट फिर भी 4 दिन का वीक ऑफ रहता है, इसलिए सरकार ने लॉ बनाया 15/26। तो बेसिकली हमको करना क्या है थर्ड पॉइंट के लिए? 15/26 into salary per month at the time of retirement into completed years of service, into completed years of service or part thereof in excess of 6 months, in excess of 6 months। नाउ 15/26 क्लियर हो गया, कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस वाला पोर्शन क्लियर हो गया। सैलरी पर मंथ वाला जो पोर्शन है, इसमें हमको याद रखना है कि मीनिंग ऑफ सैलरी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा नोट में लिख लेते हैं, फॉर्मेट के नीचे नोट लिख लो, मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी व्हेन द एम्प्लॉय is covered, when the employee is covered under payment of gratuity act, when the employee is covered under payment of gratuity act। तो when the employee is covered under payment of gratuity act, in that case सैलरी का मीनिंग, सैलरी को कैसे डिफाइन किया गया है? बेसिक सैलरी लेना है, बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट प्लस डीए लास्ट ड्रॉन, ऐसा डीए लेना है जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाला हो, मतलब जो उसने लास्ट ड्रॉ किया था, जो डीए उसको लास्ट में मिला था। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में दो ही चीज आता है, व्हेन द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, पहला आता है व्हेन द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में आता है बेसिक सैलरी आता है प्लस डीए लास्ट ड्रॉन आता है। तो ये सारा चीज क्या चीज को लेके था? हम लोग टैक्सेबल ग्रेचुइटी का फॉर्मेट को समझ रहे हैं, व्हेन द एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो पहले हम लोग क्या लिख देते हैं? ग्रेचुइटी रिसीव्ड। सबसे पहला काम क्या करते हैं? लिख देते हैं ग्रेचुइटी रिसीव्ड।
उससे लेस कर देते हैं एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 सब सेक्शन 2। और एग्जाम्पशन क्या क्या किस क्राइटेरिया से हम लोग क्लेम करते हैं? क्राइटेरिया है कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 3 अमाउंट दिया रहेगा या 3 अमाउंट हम लोग कंप्यूट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे 3 अमाउंट, और तीनों अमाउंट में जो लीस्ट अमाउंट होगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग, उसको हम लोग एग्जाम्पशन के नाम पे क्लेम कर सकते हैं। तो पहला क्या होता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में पहला आता है अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा आता है मैक्सिमम लिमिट, मतलब ग्रेचुइटी का मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो कोई एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है वो 20 लाख है करंट सिनेरियो में, और तीसरा आता है 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। नाउ पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स का मतलब क्या होता है? अगर 21 ईयर्स एंड 8 मंथ्स है, तो क्योंकि ये 21 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुका है, बट ये 8 मंथ 6 मंथ से ज्यादा है, फ्रैक्शन जो है वो 6 मंथ से ज्यादा है, इसलिए पूरा ईयर काउंट हो जाएगा। मतलब 21 ईयर्स कंप्लीटेड और इस 8 मंथ के लिए 1 साल पूरा, मतलब ये हो जाएगा 22 ईयर्स। लेकिन अगर 21 ईयर्स 6 मंथ्स होता तो वो 21 ईयर्स ही रह जाता, या फिर 21 ईयर्स 5 मंथ्स 19 डेज होता तो भी वो 21 ईयर्स रह जाता। So this was all about when the employee is covered under payment of gratuity act. मूविंग ऑन, हम लोग स्टार्ट करते कुछ एग्जांपल के साथ। तो क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, मिस्टर अश्विन रिटायर्ड ऑन 17 जुलाई 2023। तो कुछ कुछ बात हम लोग पहले नोटिस कर लेते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 जुलाई 2023, 17 जुलाई 2023। कंप्लीटिंग कितना ईयर्स ऑफ सर्विस? ईयर्स ऑफ सर्विस जो उसने, टेन्योर ऑफ सर्विस हम उसको बोल सकते हैं, टेन्योर ऑफ सर्विस। तो टेन्योर ऑफ सर्विस जो उसने कंप्लीट किया है वो है 27 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। नाउ 27 ईयर्स एंड 6 मंथ्स को हम लोग कितना काउंट करेंगे? 27 ईयर्स ओनली, क्योंकि 6 मंथ्स का फ्रैक्शन या 6 मंथ्स अगर ज्यादा होता तब पूरा साल काउंट हो जाता। एंड ही रिसीव ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी मिला कितना है उसको? 6 लाख रुपया। ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। फाइंड द टैक्सेबल ग्रेचुइटी कंसीडरिंग हिज फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो क्वेश्चन में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, ये जो सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग को दिया हुआ है ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट का दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बेसिक सैलरी, ये रेलिवेंट है। बेसिक सैलरी कितना दिया है? 5000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस ये भी रेलिवेंट है, 3000 पर मंथ। पर बाकी जो है वो इररेलेवेंट है। कमीशन ऑन टर्नओवर और फीस का इस पर्टिकुलर सम से या इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ये जो कमीशन ऑन टर्नओवर है या फिर ये जो फीस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका सम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सम। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है जो मिस्टर अश्विन है उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट बता दिया, ठीक है, 17 जुलाई 2023 विच फॉल्स इन द प्रीवियस ईयर 2023-24, क्योंकि हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है। तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट किया और रिटायरमेंट के टाइम पे उसको ग्रेचुइटी भी मिल रहा है and the employee is also covered under payment of gratuity act। जो एम्प्लॉई है वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो covered under the payment of gratuity act। so let's start, हेडिंग दे देंगे हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी, computation of taxable gratuity of Mr. Ashwin for the assessment year 2024-2025, 2024-2025 particulars and 2 अमाउंट का कॉलम। पर्टिकुलर्स एंड 2 अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ग्रेचुइटी रिसीव्ड, तो ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6 लाख। तो सबसे पहले लिख दिए ग्रेचुइटी रिसीव दिया हुआ है 6 लाख। इससे हम लोग लिख देंगे लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सबसेक्शन 2, क्योंकि एम्प्लॉय इज कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट।
नीचे डैश देके लिख देंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले ले लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड, मतलब जितना हमने ग्रेचुइटी रिसीव किया है वो अमाउंट। तो अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रेचुइटी का जो अमाउंट है उसको इनर कॉलम में लिख देते हैं 6 लाख। ठीक, उसके पैरेलल लिख देते हैं अमाउंट रिसीव्ड ग्रेचुइटी 6 लाख। दूसरा पॉइंट लिख देंगे 15/26 इनटू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनटू 27 ईयर्स। ऐसा क्यों लिखे हैं? देखो, व्हेन द एम्प्लॉय इज कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो हमको फ्रैक्शन याद रखना है, 15/26 रहता है। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में क्या क्या आता है? सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में आता है बेसिक सैलरी प्लस डीए लास्ट ड्रॉन, और कुछ भी नहीं आता है। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देखो बेसिक सैलरी कितना था एम्प्लॉय का, 5,000 पर मंथ, और डीएनएस अलाउंस कितना था, 3,000 पर मंथ। तो कुल मिला के कितना हो गया, 8,000 पर मंथ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और उसने कितना टाइम अपना कंप्लीट किया था सर्विस में, 27 ईयर्स, 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। 6 मंथ्स एक्सीड कर जाता तो 28 ईयर्स होता, बट क्योंकि 27 ईयर्स 6 मंथ्स ही है तो कितना माना जाएगा, 27 ईयर्स। सो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें अगर हम इसको, तो कितना आ रहा है 8,000 इंटू 15/26 इंटू 27 ईयर्स। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 8,000 इंटू 15/26 इंटू 27 ईयर्स, तो ये आ रहा है 1,24,615, 1,24,615। और थर्ड जो है मैक्सिमम लिमिट या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट कितना रहेगा, 20 लाख। तो ये स्टैट्यूटरी ये फिक्स है। तो इन तीनों में जो लोअर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रेचुइटी रिसीव का अमाउंट से माइनस कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब उतना ग्रेचुइटी, उतना एलिमेंट हमारा टैक्स फ्री हो जाएगा। तो दिस वाज द अमाउंट रिसीव 6 लाख, इतना टैक्स फ्री हो गया, तो रिमेनिंग हो जाएगा टैक्सेबल ग्रेचुइटी। टैक्सेबल ग्रेचुइटी तो ये बेसिकली आ रहा है 6 लाख माइनस 1,24,615, तो ये आ रहा है 4,75,385। So this will be termed as taxable gratuity। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।